गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिलन शाह फ्रॉम इजी लर्निंग सेंटर बारडोली। आज हम लोग 10 CBSE बोर्ड का सोशल साइंस में जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट सीखेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, रिपीटेड चैप्टर है। ये आगे के सालों में भी आपको आ चुका है, 8 में 9th में और आगे भी थोड़ा आया होगा, तो इस बार थोड़ा डिटेल में है। रिसोर्सेज किसको कहते हैं? पहले, एवरीथिंग इन आवर एनवायरमेंट that can be used to satisfy our needs, which is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as resource। दो चीजें हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी ऐसी चीज जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सके उसको रिसोर्स बोलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है उसमें। विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, हमें सेटिस्फाइड करे, हमारी नीड को सेटिस्फाई करे ऐसी तो चीज हो, लेकिन हम उसको एक्सेस कर पाने चाहिए। यानी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि वो हम उसको इस्तेमाल कर पाए, उस तक पहुंच पाए। इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी उसके पीछे जो हमारा खर्चा हो वो इतना होना चाहिए कि हम उसको, हमें परवड़े वो। ऐसा ना हो कि भाई बहुत कॉस्टली हो जाए, मतलब वो चीज़ निकालने में या यूज़ करने में इतना खर्चा हो कि हमें परवड़े ही नहीं इकोनॉमिकली। कल्चरली एक्सेप्टेबल, दूसरा हमारे कल्चर को वो चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए, यानी समाज को वो चीज़ एक्सेप्ट होनी चाहिए। वापस देखते हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमें पता है कि हमारे काम की है, लेकिन हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है इस्तेमाल करने की। जस्ट लाइक ऐसा मानिए सोलर एनर्जी, तो हमें पता है कि उसमें इतना पोटेंशियल है कि डैम डैम की ज़रूरत नहीं है। फिर यूरेनियम से जो एटॉमिक पावर स्टेशन पे एनर्जी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इतना सोलर में से मिलता है, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है ठीक से, अभी तक है लेकिन ठीक नहीं अभी इतनी कि हम उसको 100% इस्तेमाल कर पाए। इकोनॉमिकली फिजिबल, सोलर प्लेट्स जो आती है ना बहुत महंगी आती है, सबको वो परवड़ता नहीं प्लांट फिलहाल। तो हमें पता होने के बावजूद हम उसका 100% इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे, सब क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि इकोनॉमिकली फिजिबल वो नहीं है। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारा कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके कारण भी वो चीज़ हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों चीज़ अगर फिट बैठती है कहीं पर तो उसको रिसोर्स बोलते हैं। एक तो नीड सेटिस्फाई कर पाए और ये तीन चीज़ें फिट बैठनी चाहिए, एक्सेसिबल, फिजिबल, कल्चरेबल, यानी कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये एकदम डिटेल में आपको 8-9 में आया होगा, इसलिए इसमें बहुत कम दिया गया है। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा, हम खुद इंसान भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, ऐसा कहा गया है। With the help of technology and institution, they transform materials available in the nature into economically viable resources। हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल करके पूरे मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जिससे वो हमारे काम का बने। समझिए, कोयला जो है कोल, वो अपने आप में उसकी कुछ वैल्यू नहीं है जब तक हमारे हाथ उसको ना लगे। हमारे हाथ लगे तो वो वैल्यूएबल हो गया, हमने उस तरह का उसका यूज़ किया, कन्वर्जन किया कि वो हमारे काम की चीज़ हो गई या वो काम की बन गई। दूसरा, देखा जाए तो डायमंड भी कोई वैल्यूएबल नहीं है जब तक हमारे हाथ ना लगे। कोई एनिमल आपको डायमंड के पीछे पागल नहीं दिखेगा, हम ही हैं जिसने डायमंड को डायमंड बनाया, बाकी वो पत्थर ही है, वन टाइप ऑफ स्टोन, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे हाथ लगने से हमने उसको इस शेप में कट किया, ऐसा साइन किया कि अभी वो वैल्यूएबल चीज़ हो गई, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कॉस्टली चीज़ वो हो गई। इसलिए हम अपने आप में एक रिसोर्स है, क्योंकि हम कुछ भी कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं वो देखते हैं। तो उसमें मेन दो टाइप है, नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन मेड रिसोर्स। नेचुरल में रिन्यूएबल, यानी जो जल्दी रिन्यू हो जाते हैं, ख़त्म होने के बाद वापस आ जाते हैं। और नॉन रिन्यूएबल, यानी एक बार ख़त्म हुए वो आएंगे नहीं आसानी से, आएंगे तो लाखों करोड़ों साल लगेंगे। फिर उसमें अलग 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 है जो हम डिटेल में देखते हैं अभी।
Human made resources which are made by human by modifying natural resources, building steel. ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी ह्यूमन ने बनाया नेचुरल चीज को मॉडिफाई करके, जैसे कि स्टील, तो नेचुरल जो मटेरियल्स है, मेटल्स है, उसको मॉडिफाई करके हम लोगों ने स्टील बना दिया, फिर बिल्डिंग बनाई बहुत सारी चीज़ों को जोड़ के, तो वो भी रिसोर्स हो गई, बिल्डिंग भी। तो वो है ह्यूमन मेड रिसोर्स, क्योंकि वो नेचुरली बिल्डिंग खड़ी नहीं हो जाती, उगती नहीं है ज़मीन में से। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। Natural resources can be classified according to its origin, availability in nature, its purpose of use and state of development. तो पहले origin को देखते हैं। On the basis of origin, बायोटिक उसमें है एक, और दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक, these resources are obtained from biosphere, human beings, livestock, flora and fauna. Coal and petroleum may be considered as biotic resource as they are formed by decaying of life forms. समझते हैं। बायोटिक रिसोर्स यानी ऐसे रिसोर्स जिसको जीवंत कहते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग जीवंत है, लाइव है, फिर लाइव स्टॉक, भेड़ बकरियां, फ्लोरा फौना, वेजिटेबल्स, ट्रीज, प्लांट्स, ये सब। तो प्लांट में लाइफ है, यस लाइफ है। हमारे जो जगदीश चंद्र बोस हो गए, उन्होंने प्रूव करके दिखाया था कि प्लांट में भी लाइफ है, तो वो भी बायोटिक में आएगा। और कॉल एंड पेट्रोलियम को इसमें कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि जो बायोटिक रिसोर्स है वो डिके होके कन्वर्ट होता है कॉल पेट्रोलियम में, ऐसा वो कहते हैं, लेकिन फिर भी उसको नहीं कंसीडर करते ये लोग। तो मेन चीज है ह्यूमन बीइंग, लाइव स्टॉक एंड फ्लोरा एंड फौना। ओके, आगे जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी खत्म जो होता है, फिनिश जो होता है उसके ऊपर से, और लिमिटेशन ऑफ यूज। तो दो पार्ट है उसके, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो पहले रिन्यूएबल देखते हैं। तो रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस आर नॉन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिसेबल रिसोर्सेज। यानी कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो खत्म हुए तो वापस रिन्यू हो जाते हैं अपने आप, या हम उसको रिन्यू कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ऐसे कौन से है? सोलर एनर्जी। आज की हमने सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर ली तो कुछ नहीं, कल वापस आ जाएगा सन, इसलिए वापस मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। विंड एनर्जी, आज विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके विंड प्लांट चला दिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, तो कुछ नहीं, कल वापस आ जाएगी, सो रिन्यूएबल है। फॉरेस्ट, पेड़ काट दिए, वापस उग जाएंगे 10 साल में। वाटर, रिवर हमने खत्म कर दी, लेक खाली कर दिए यूज कर करके, कुछ नहीं, बारिश आएगी तब वापस भर जाएंगे। वाइल्ड लाइफ, एनिमल को हमने मार दिया, कुछ नहीं, वापस आ जाएंगे थोड़े सालों में, अगर बचा के रखे, रिप्रोडक्शन होता रहे तो। हाँ, एक्सटिंग ही कर दिए, एक ही ना बचे तो फिर नहीं होगा। इसको वापस डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, फ्लो और कंटिन्यूस रिसोर्स एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स। फ्लो और कंटिन्यूस रिसोर्स यानी इट डज नॉट रिमेन इन वन लोकेशन, वो फ्लो होता रहता है, मूव होता रहता है, जैसे कि रनिंग वाटर, सोलर रेडिएशन, विंड, टाइड्स, ये सब फ्लो रिसोर्सेस हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्स, it is resource that is required by an organism for normal growth, maintenance and reproduction। तो उसमें आता है नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट कवर एंड फ्लोरा एंड वाइल्ड लाइफ, ये दो चीज़ आती हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स देखते हैं। ये हमने रिन्यूएबल देखा, जो रिन्यू हो जाता है, वापस मिल जाता है या रिन्यू करके यूज कर सकते हैं। अभी नॉन रिन्यूएबल, the resources which were formed through long geological time period and cannot be renewed are known as non-renewable resources। non-renewable में ऐसे रिसोर्स आएंगे कि आज अगर हमने खत्म किए, यूज किया, तो वो कल वापस नहीं बन जाते, या 1 साल में भी नहीं बन जाते, या फिर कभी नहीं बनते, और बनते भी हैं तो फिर 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ साल लग जाते हैं, तब जाके वो बनते हैं। तो उसको नॉन रिन्यूएबल, उसको हम फास्ट रिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। तो उसमें है मिनरल्स, मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स लाइक कॉल एक्सेट्रा।
These resources may further be divided into recyclable and non-recyclable. Metals can be recycled by technological application, but fossil fuels cannot be recycled and get exhausted. तो ये जो मिनरल्स है और क्रूड ऑयल है, जैसे बाय एग्जांपल, तो क्रूड ऑयल को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तो लाखों साल बाद वो बनता तो है, लेकिन इतने साल हम लोग कहाँ जीने वाले हैं? 20-25 लाख 50 लाख साल हम जीने वाले नहीं है। दूसरा, हम आज उसकी प्रोसेस भी कर दे कि भाई जंगल और एनिमल्स को हम अंडरग्राउंड जमीन में अंडरग्राउंड कर दे, फिर भी वो हमें ना काम लगेगा, नेक्स्ट जनरेशन को भी काम ना लगेगा, शायद ये पूरी हमारी सिविलाइजेशन को वो काम ना लगेगा, क्योंकि वो बने तब उससे पहले तो हम सब खत्म हो जाएंगे, ये पूरी सिविलाइजेशन भी फिनिश हो सकती है। इसलिए उसको नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में रखा गया है। ओके। फिर कॉल है, सब भी आसानी से नहीं बनता। ठीक है, तो उसके वापस फर्दर दो पार्ट की है, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल यानी उसको प्रोसेस करके वापस इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय एग्जांपल आयन, सब मेटल, उसमें आयन भी, कि लोहा है तो भंगार वाला लेके जाता है ना, तो वापस रिसाइकल करके उसमें से वापस कोई चीज बनाई जाती है, तो रिसाइकलेबल है, रीयूज कर सकते हैं। और जैसे कि पेट्रोल है, कोल है, वो रिसाइकलेबल नहीं है। पेट्रोल एक बार गाड़ी में डाल दिया, उड़ जाएगा, अभी कुछ बचने वाला नहीं है उसमें से। आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी उसका ऑनर कौन है रिसोर्स का, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेस, यानी उसका जो ऑनर है वो प्राइवेट कोई इंसान है, तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेस। किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की है वो, या ग्रुप की है वो। तो प्लांटेशन, पास्चर लैंड, फार्म लैंड, वाटर इन वेल, किसी का पर्सनल वेल हो तो पॉन्ड, तो वो सब इंडिविजुअल रिसोर्सेस है। नंबर 2, कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेस, यानी जो पूरे समाज का है रिसोर्स, तो उसमें ग्रेजिंग ग्राउंड्स आएंगे, यानी भेड़ बकरियों को चराने के लिए ले जाते हैं वो जगह। ब्यूरियल ग्राउंड आएंगे, यानी जहाँ दफनाते हैं। पॉन्ड्स, गांव का जो पॉन्ड्स है वो। पब्लिक पार्क्स यानी गार्डन आएंगे। तो ये सब चीज़ें पूरे समाज की है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि पब्लिक पार्क है वो मेरा है, मैं ही खाली खेलूंगा। अगर गांव का है तो, पर्सनल हो तो बात अलग है उसका। दूसरा, गांव का जो पॉन्ड है, लेक है, उसमें से सभी पानी ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई इसमें से मेरे अलावा कोई पानी नहीं लेगा। जो स्मशान गृह जिसको बोलते हैं, फ्यूनरल प्लेस, वहां भी कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ मैं ही जलूंगा, मेरा ही ये पर्सनल। नो, वो समाज का होता है, पूरा समाज उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे रिसोर्सेज को कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज कहते हैं। नेशनल रिसोर्स, the resources which are under the control of nation country are known as national resources। तो कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो कंट्री ऑन करती है, यानी कंट्री कंट्रोल करती है उसको, तो वो कंट्री के रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है वो। तो उसमें कैनल आती है, कॉल माइंस, नेशनल गवर्नमेंट, कंट्री ऑपरेट करती है उसको। टेरिटोरियल सी, हमारी बाउंड्री में जो आता है उतना सी। 12 नॉटिकल माइल्स, वो हमारे कब्जे में माना जाता है, हमारी बॉर्डर से, कोस्टल एरिया से। फिर रेलवे पूरे देश की, वो भी नेशनल रिसोर्स है। रेलवे ट्रैक है, उसकी ज़मीन है, वो किसी की इंडिविजुअल की भी नहीं, किसी समाज की भी नहीं है, वो कंट्री की है। द कंट्रीज गवर्नमेंट हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक वेलफेयर। इवन हमारी जो प्राइवेट जमीनें हैं, वो भी, जो गवर्नमेंट है, कंट्री है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, यानी समाज के कल्याण के लिए हमसे ले सकती है। यानी हमारी जमीन है, उस पर से उनको लगे कि हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे बनाने जैसा है, तो वो ले लेगी जमीन, और हमें देनी पड़ेगी, कुछ चलेगा नहीं हमारा। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर ऑन एंड रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। यानी ऐसे रिसोर्स की जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑपरेट करती है, उसकी ओनरशिप उनकी है, तो उसको इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे सभी कंट्रियां वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकती हैं। बाय एग्जांपल, ओपन सी जो है, ओशन जो है, सभी कंट्री अपनी जहाज वहां चला सकती है। ओपन स्काई जो है, वहां हम अपना प्लेन उड़ा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि वो मेरे मेरे कंट्री के ऊपर से, मेरे कंट्री के ऊपर जितना भी है स्काई, उसमें किसी की चिड़िया भी नहीं आएगी,
प्लेन तो बहुत दूर की बात है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। एक लेवल के बाद वो इंटरनेशनल में आ जाता है। द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर जितना भी है ओशन, वो सब वहाँ कोई भी जहाज चला सकता है अपना, उसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो ये चार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं और सबको इसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है। देखते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस। The resources are found in a region in abundance but have not been developed properly are called potential resources। यानी पोटेंशियल रिसोर्सेस यानी ऐसे रिसोर्स के जो बहुत मात्रा में हमारे पास है, बहुत क्वांटिटी में हमारे पास है, लेकिन उसको हम ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ भी कारण हो सकता है, टेक्नोलॉजी या दूसरा कुछ, लेकिन हम उसको ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। यानी उसके अंदर पोटेंशियल है, हमें पता भी है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उसके साथ, लेकिन फिर भी हम उसको प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। सोलर एंड विंड एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान। देखिए सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी तो है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम शायद 1% भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, 0.001% भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। विंड एनर्जी की भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन गुजरात उसको इस्तेमाल कर रहा है, राजस्थान कर रहा है, सब नहीं कर पा रहे हैं। वास्ट टाइडल वेव्स इन द कोस्ट ऑफ इंडिया। जो कोस्टल एरिया है वहाँ जो टाइडल वेव्स आती है उसको भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह हो रहा है, बहुत सारी जगह नहीं हो रहा। तो सब पोटेंशियल रिसोर्स है, सोलर है, विंड है, टाइडल एनर्जी, ये इसमें पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी इतनी टेक्नोलॉजी हम डेवलप नहीं कर पाए कि उसको भरपूर मात्रा में फुल 100% पोटेंशियल से इस्तेमाल कर पाए। उसको बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड क्वांटिफाइड फॉर यूटिलाइजेशन थ्रू अवेलेबल टेक्नोलॉजी आर कॉल्ड डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज यानी जिसका सर्वे हो चुका है कि कितना है हमारे अर्थ में और क्वांटिटी कितनी है, सब हो चुका है, उसको हम अभी इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कॉल पेट्रोलियम ये सब चीज़ें, तो उसको डेवलप रिसोर्सेज कहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी डिसाइड्स द क्वालिटी ऑफ डेवलप रिसोर्सेज। स्टॉक, अभी ये दोनों बहुत काम के हैं। स्टॉक, द रिसोर्सेज हैव द पोटेंशियल टू satisfy human needs, but human beings do not have the required technical knowledge to use them. Hydrogen, oxygen in the water can be rich resource of energy, but technical know-how for this purpose is not available. इसमें देखिए ये याद रखिए, technical know-how for this purpose is not available. By example, हमें ये पता है, ये ऐसे रिसोर्स के हमें पता है कि इसमें पोटेंशियल है, जस्ट लाइक पानी में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है वो, तो उसमें बहुत ही पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए टेक्नोलॉजी ही हमें पता नहीं है अभी, टेक्निकल नो हाउ नहीं पता है हमें, नॉट अवेलेबल, उसको बोलते हैं स्टॉक। रिजर्व्स, these are specific stock for which appropriate technology know how is available। अब ये रिजर्व यानी नो हाउ अवेलेबल है, यानी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, बट एक्सप्लॉइटेशन इज नॉट स्टार्टेड येट, पर हमने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ठीक से उसको एक्सप्लोर कर नहीं पाए उसको। रिवर वाटर फॉर हाइडल एनर्जी, जैसे कि रिवर का जो वाटर है हाइडल एनर्जी जनरेट करने के लिए डैम बना के जो करते हैं, लेकिन कम बने हैं अभी, सब रिवर पे नहीं बने। फॉरेस्ट भी है उसमें, फॉरेस्ट आर रिजर्व बट स्टिल हैज लिमिटेड एक्सप्लोरेशन। ऐसे तो हम लोग फॉरेस्ट बहुत काट चुके हैं, फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि भाई लिमिटेड एक्सप्लोरेशन हुआ है उसका। वापस ये दोनों समझते हैं, इसमें नो हाउ अवेलेबल नहीं है, यानी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है स्टॉक में। रिजर्व में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं की ठीक से। नो हाउ हमें पता है कैसे यूज़ करना है उसको, लेकिन हमने एक्सप्लोरेशन चालू ठीक से नहीं किया। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी, आगे का चैप्टर फिर देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चाय पी के सो जाइए।